अखाड़ा में सबसे पहले खबर कोरोना की दहशत से जुड़ी। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण जारी है। बावजूद इसके कि देश के कई हिस्सों में कोरोना फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। जिस तरह से कोरोना के मरीजों की संख्या देश भर में बढ़ रही है, उससे कई राज्यों की सरकारें जो हैं उनके साथ साथ केंद्र सरकार को भी चिंता हो रही है। कोरोना की वैक्सीन आने के बाद देश में धीरे धीरे हालात सामान्य हो ही रहे थे कि महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ते मरीजों की संख्या ने एक बार फिर से सबके माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। इसी को लेकर कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बैठक की। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर राजस्थान सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है और सख्ती बरत रही है। वहीं कर्नाटक में भी कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 436 नए मामले सामने आए हैं। अब कोरोना के मामलों में 6 राज्यों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु कोरोना के नए मामलों की बढ़ोतरी दर्ज हो रही है, जिसके बाद सरकार की तरफ से लगातार कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की हिदायत दी जा रही है। अब मुंबई में कोरोना की रफ्तार सरकार और स्थानीय प्रशासन को डरा रही है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में 11,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। अब कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक की है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने उद्धव ठाकरे के साथ हुई बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। खुद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे इस बात को मान रहे हैं कि कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। उन्होंने लोगों से और ज्यादा सावधानी बरतने की भी अपील की है। आप खुद भी कोरोना वॉरियर हो गए हैं, लगातार पहले से काम करते रहे हैं, लेकिन अब जब फिर से लौट के आए हैं फिर एक्टिव काम में, एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है। मुंबई में लॉकडाउन होगा क्या, ये लोगों के अंदर एक बड़ा सवाल है। मुझे नहीं लगता इमीडिएटली मुंबई का लॉकडाउन होगा, लेकिन मुंबई की संख्या कम करने के लिए किन मुद्दों पे क्या क्या करना जरूरी है उसके बारे में जरूर चर्चा होगी। हमारा जिला प्रशासन के सभी लोगों को भी हम ये जरूर सूचित करेंगे कि स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन करो। हमारा जो प्रोटोकॉल होता है उसको इम्प्लीमेंटेशन करो, मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। इसका स्ट्रिक्टली अमल करने के लिए हम ज़रूर कोशिश करेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टीम आई है, जिनका रिपोर्ट आया है, वो कमेटी के रिपोर्ट का भी अमल करने के लिए हम ज़रूर कोशिश करेंगे। वहीं राज्य में कोरोना के मामलों में लगातार तेजी आ रही है, लेकिन लोग सावधानी बरतने को तैयार नहीं है। मुंबई के दादर सब्जी मंडी की तस्वीरें डराने वाली हैं। देखिए इन तस्वीरों को, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की तो पूरी तरह से जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा है मानो किसी में कोरोना वायरस का कोई खौफ ही नहीं है। मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, कई लोग ठीक से मास्क तक लगाए नजर नहीं आए। देखिए इस भीड़ को मुंबई में, और देखिए मास्क यहाँ दाढ़ी पर लगा के चल रहे हैं लोग। कुछ लोगों ने तो मास्क भी नहीं लगाया। यहाँ पर मास्क लगाने से कैसे बचेंगे आप? अब सरकार की सख्ती के बाद भी भीड़ जुट रही है। मुंबई में एक तरफ जहां कोरोना के मामले एक बार फिर से बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, सरकार लगातार ये अपील कर रही है कि जो लोग हैं वो कोरोना नियमों का पालन करें। लेकिन दादर के सब्जी मार्केट की तस्वीर बेहद ही डराने वाली है। मैं इस वक्त दादर के सब्जी मंडी मार्केट में मौजूद हूं और यहाँ की तस्वीर देखिए कि किस तरह की भीड़ यहाँ पर सब्जी मंडी में इकट्ठा हुई आपको नजर आ रही है। इस भीड़ के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के नियम जो हैं उसकी धज्जियां किस तरह से उड़ाई जा रही हैं। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हर दिन इस मंडी में इसी तरह की जो भीड़ है वो देखने को मिलती है। लेकिन सरकार अपील तो करती है, लेकिन सरकार कभी इस तरफ ध्यान नहीं देती, ना ही बीएमसी का इस तरफ ध्यान जाता है कि जो भीड़ हो रही है उसके चलते जो है कोरोना के मामलों में तेजी से रफ्तार आ सकती है, कोरोना के संक्रमण जो है वो तेजी से बढ़ सकते हैं। लेकिन जो तस्वीर आपको नजर आ रही है ये बेहद ही डरावनी है, क्योंकि मुंबई में पिछले 24 घंटों में 1000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और पिछले एक हफ्ते की बात करें तो इसी तरह के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके बीएमसी और सरकार अपील तो कर देती है, लेकिन इस मंडी के ऊपर नजर नहीं जाती, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। मास्क लगाने वालों की संख्या बेहद ही कम है यहाँ पर। रोजगार
और फिर रोजमर्रा की जिंदगी को अपने वापस सामान्य करने की इस कश्मकश में और इस लड़ाई में कहीं ना कहीं हम ये 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इस मंत्र को भूल रहे हैं। अब इस बीच खबर ये आ रही है कि अभिनेता रणबीर कपूर को भी कोरोना वायरस हो चुका है, वो भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं, जिसके बाद रणबीर ने खुद को घर में ही क्वारंटीन कर लिया है। रणबीर की मां नीतू कपूर दिसंबर में कोरोना की पेशेंट रह चुकी हैं और उसकी चपेट में आ चुकी हैं। अब वहीं मुंबई के पास ठाणे में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शहर के 16 इलाकों में पूरी तरह से आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है। जी हां, 31 मार्च तक यहां आंशिक लॉकडाउन लगा रहेगा। होटल और दुकानों पे 8 बजे तक बंद रहेंगी। लोगों से घरों में से काम करने की और कम से कम निकलने की अपील की गई है। वहीं कोरोना के खतरे को देखते हुए ये भी किया गया है कि पूरी तरह से औरंगाबाद में 11 मार्च से 4 अप्रैल तक पूरी तरह से एक तरीके से आंशिक लॉकडाउन रहेगा। दिवाकर जुड़ रहे हैं मुंबई से। दिवाकर, अभी थोड़ी देर पहले आपकी रिपोर्ट देखी दादर मार्केट से, काफी डराने वाली बात है। मनोज शर्मा मध्य प्रदेश में से जुड़ रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में भी केसेस बढ़ रहे हैं। मनोज, इससे पहले कि मैं आपसे बात करूं, जरा दिवाकर से जानना चाहूंगा, क्या सड़क पर भी ऐसा ही हो रहा है, लापरवाही हो रही है? लोग यहाँ दाढ़ी पे लगा के चल रहे हैं मास्क, या फिर बेपरवाह होकर बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं? और फिर हाइजीन की बात है, हाथ को साफ रखना, दूरी रखना, ये सब हो रहा है कि सब छोड़ दिया लोगों ने? आनंद, देखिए, साफ तौर पर सरकार और बीएमसी लगातार जरूर अपील कर रही है, लेकिन जो पालन कराने की जिम्मेदारी है वो मुंबई पुलिस और बीएमसी की है। बीएमसी के जो मार्शल्स हैं उनको फाइन मारने का अधिकार है, मुंबई पुलिस को फाइन मारने का अधिकार है। लेकिन बावजूद इसके आप दादर की तस्वीर देखिए, किस तरह की तस्वीर वहां सामने नजर आई है। इतनी भीड़ की वहां पैर रखने भर की जगह नहीं है, लेकिन लापरवाही का आलम देखिए। लापरवाही ये है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, देखिए, ये देखिए भाई साहब, आपने मास्क नहीं लगाया हुआ है। देखिए, आप मास्क क्यों नहीं लगाते हैं? बताइए, दिक्कत क्या है? मैंने लगाया है ना। बताइए। लगाया है। लगाया कब? अभी लगाया आपने? मास्क तो लगाया है ना। कैमरा पड़ती तभी लगाते, उसके बाद नहीं? मैंने लगाया है सर। देखिए, ये लापरवाही का आलम देखिए। ये तमाम जो लोग हैं, जैसे कैमरा देखे, इन्होंने मास्क लगा लिया। उनको पूछे उन सबको कोरोना हुआ है कि नहीं? वो चाहते हैं कि उनको कोविड-19 हो, उनको कोरोना वायरस हो। पूछिए इनको, पूछिए इनको, उन सबको पूछिए दिवाकर कि इनको कोरोना। आप चाहते हैं, आप भी मास्क देखिए प्रॉपर नहीं लगाया हुआ आपने, आप चाहते हैं आपको कोरोना हो? नहीं, ऐसा कोई इंसान चाहेगा कि उसको कोरोना नहीं बरत रहे सावधानी? सावधानी तो हम सब जगह बरत रहे, लेकिन कोई समस्या होती है लोगों को, मास्क बात करते करते भी उतर जाता है, इनकेस उसको बार बार अभी मास्क लगाया है? नहीं, मैं मास्क लगा के पहले आपने मास्क नहीं लगाया था, मैंने देखा। हो सकता है, जब मैं यहाँ पे खड़ा था शॉप पे। तो आप सामने बात कर रहे हैं तो कम से कम इतना तो ध्यान रखिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं। जरूरी है, लगाना भी जरूरी है। तो लगाना जरूरी है, अच्छे से लगाइए। देखिए, फिर आप प्रॉपर लगाइए। बात करते समय आपको कोरोना होगा तो आप जानते हैं कितना दिक्कत होती है। वो तो बिना कोरोना के भी दिक्कत हो रही है। तो दिक्कत हो रही तो प्रॉपर सावधानी बरतिए। कोरोना तो जिसको हुआ उसको तो दिक्कत हुई है, लेकिन जिसको नहीं हुआ उसको तो उससे ज्यादा दिक्कत हुई है। तो अगर ऐसा है तो फिर क्यों मास्क के बारे में लापरवाह हो रहे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं रख रहे हैं? एक तरह से सीरियसनेस क्यों नहीं है? न जाने के बावजूद वो चले जाने की आपको नहीं हुआ, अच्छी बात है, लेकिन हो जाते हो। देखो, हो जाएगा तो भी जाना है, नहीं होगा तो भी जाना है। ये सरकार भी जान रहे हैं मास है। कोई बात नहीं दिवाकर, अच्छा है, अच्छा है। जब किसी को रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो फिर वो इस तरह की बात बयानबाजी करते हैं, इस तरह की दलीलें जरूर देते हैं, लेकिन बात यह है कि आपका स्वास्थ्य और उसकी जिम्मेदारी आपकी है। कोई कितना आपको फाइन लगाएगा? उसके बाद भी अगर आप लोगों की बात नहीं सुनेंगे और अपनी मनमर्जी करते रहेंगे, अपना ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर कल किसी को दोष मत दीजिएगा। अगर ये फिर से कोरोना का चरण आ गया तो फिर लॉकडाउन की मार हम सब पे पड़ेगी और इसकी जिम्मेदारी हम सबकी निजी जिम्मेदारी है। मनोज शर्मा के पास चलते हैं। मनोज, बताइए भोपाल में क्या हो रहा है? भोपाल और इंदौर, आनंद, वही पुरानी बातें फिर से शुरू हो रही, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए एक डराने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश में जो पॉजिटिविटी रेट है, यानी संक्रमण दर जो है, अब वो रिकवरी रेट से ज़्यादा हो गई है और जो पॉजिटिविटी रेट है वो 3% बना हुआ है। यानी सरकार के लिए चिंता का सबब है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से भी थोड़ी देर पहले न्यूज़ 18 इंडिया ने जब बात की थी तो वो खुद इस बात को मान रहे थे कि सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, लेकिन ये बढ़ता हुआ पॉजिटिविटी रेट है, ये सरकार के लिए मतलब थोड़ा सा चिंता का सबब है।
लोगों को दिखाता हूँ। दरअसल सारी बात जो आनंद आप बार बार कह रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस कितनी है। जैसे अभी इसी टेबल पर बैठे लोगों को आप देखिए मास्क है, लेकिन मास्क का इस्तेमाल नहीं। देखिए जैसे अब हमने जब मास्क की बात की तो उन्होंने मास्क लगा लिया। जैसे हमारे जो भाई है उन्होंने तो पहना हुआ है, इन्होंने अभी पहना हुआ है, उन्होंने भी जैसे ही आप घूमे उन्होंने मास्क लगाया। मैं आपको कह रहा हूँ जो ऑरेंज शर्ट में थे उनका भी उन्होंने भी वही किया कि दाढ़ी पे मास्क लगी थी, अब चेहरे पे आ गई। पहना क्यों नहीं? मास्क पहन के ही रखते हैं। हाँ। लेकिन वो किसी कारणवश नीचे हो गया तो फिर हमने ऊपर कर लिया। तो कारणवश मैं तो बड़ी देर से आपको देख रहा हूँ इस टेबल पे 5 लोग बैठे हुए थे। अभी हुआ था कुछ क्षण के पहले। हाँ अभी आप मानते हो ना कि लगातार पहनना चाहिए जब आप घर से बाहर निकलते हो? नहीं, हम लगातार गाँव में पहनते हैं। अच्छा, तो आप तो मास्क को मैंने देखा आप बड़े मतलब कॉन्शियस थे इस बात को लेकर कि मास्क पहने हुए। एहतियात बरतना चाहिए, जरूरी है। कॉन्शियस इस बात पे थे मनोज, जब आप घूमे तब इन्होंने मास्क ऊपर किया। पड़ोसी गलती करता है तो उसकी सजा भी आपको ही भुगतनी पड़ेगी। बिल्कुल भुगतना पड़ती है, ये बात जरूरी है। मैं तो सभी को ये कहूँगा कि मास्क लगाना बहुत जरूरी है। अभी महामारी दोबारा नए सिरे से फिर फैल रही है और इसके लिए कंट्रोल के लिए पूरी जनता को सहयोग करना चाहिए। जो लगातार मास्क पहनते हैं, मतलब क्या कहेंगे ये आपके जो नहीं पहनते हैं उनको कुछ तो आप लोग कहिए, जनता ही कहेगी तभी कुछ होगा। निश्चित रूप से सरकार भी बार बार जनता से निवेदन कर रही है, आग्रह कर रही है। यहाँ तक कि जब कोई कॉल हम करते हैं फ़ोन पर तो भी सरकार की और सरकार की तरफ से अपील आती है कि मास्क और सावधानी और डिस्टेंस ये ज़रूरी है। इसके बाद भी मुझे लगता है थोड़ा सा और ध्यान देने की आम लोगों को ज़रूरत है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से जागरूकता लोगों में आई है उस जागरूकता से ये संकट भी बहुत जल्द। आप मास्क क्यों नहीं पहने हुए? देखिए मास्क क्यों नहीं पहने, ये देखिए आप पहन लिया उन्होंने। कौन है ये व्यक्ति? सज्जन कौन है ये सज्जन? ये देखिए यहाँ तमाम लोग यहाँ पर जमा हैं। बात किया जिन लोगों से आपने बात की, जब आप मुझसे बात कर रहे थे कैमरा की तरफ थे तो आपके पीछे जो सरदार जी बैठे हैं उनके बगल में उनके जो पड़ोसी बैठे हैं सबने मास्क नहीं लगा था। जैसे ही आप घूमे और विजय ने कैमरा उनकी तरफ किया तो तीनों चारों सज्जन जो वहां बैठे थे सबने अपना मास्क ऊपर किया। ये दिक्कत है। दिक्कत यह है कि सबको लगता है कि जब कोई नहीं देख रहा तो मैं मास्क नीचे रख सकता हूं और कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है। जिसे कोरोना हुआ है वो जानता है कि इसकी मार कितनी तेज हो सकती है और कब इससे बच सकते हैं। जब आप सामान्य पब्लिक स्पेस पर हैं, जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो मास्क पहनना जरूरी है। आप देखिए आलम यहाँ पर है, मेरे पास आज अभी यहाँ एक ही कैमरा नहीं तो मैं आपको दिखाता, कम से कम 15 फुट की दूरी पर कैमरा है मुझसे और उसके पीछे 2 फुट दूर हमारा विजय खड़ा है। ये हम स्टूडियो में ये एहतियात बरत रहे हैं। अगर हम इतना यहाँ स्टूडियो में कर सकते हैं तो बाहर क्यों नहीं? ये मैं सवाल आपसे पूछता हूं। अभी मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते आ रहे हैं। अब बीते 24 घंटे में 427 नए कोरोना के केसेस सामने आए। अब इनमें इंदौर के 167 और 166 और भोपाल में 50 मरीज शामिल हैं। खासकर इंदौर और भोपाल में सरकारी जो अमला जो है वो अलर्ट पर है। इंदौर में कोरोना की वजह से एक मौत भी हुई। जबलपुर में भी 24 नए केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। अब मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण का दर कोरोना की रिकवरी रेट से ज्यादा हो गई है, जो सरकार के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। अभी बीते 24 घंटे में 427 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि सिर्फ 395 ठीक हुए हैं। काफी चिंता का विषय है सरकार का। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं बैठक ले रहे हैं, उसके प्रिकॉशन और एहतियात यूज किए जा रहे हैं। लोगों को इसके लिए जागरूक पुनः किया जा रहा है। अभी लगातार कोशिश जारी है। अब एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं सरकार लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। यही वजह है कि एक दिन में 20 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड वैक्सीनेशन दिया गया। कल 20 लाख से ज्यादा लोगों को एक दिन में वैक्सीन डोज दिए गए, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। और अब तक 2 करोड़ 30 लाख लोगों को वैक्सीन लगा दिया गया है। अच्छी बात है कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोग अब वैक्सीन लगा चुके हैं। 2 करोड़ 30 लाख। ये वैक्सीनेशन का दौर बढ़ना चाहिए। लेकिन बड़ी खबर अभी बंगाल से आ रही है। यहाँ अखाड़ा में दक्षिण 24 परगना से आ रही है। बंगाल के पुलिस ने दक्षिण 24 परगना से करीब 200 देसी बम बरामद किए हैं। तो ये बम पॉलिटिक्स फिर जारी है बंगाल में। ये बम तरहदिया गांव से बरामद हुए हैं।
तारदहिया गांव से बरामद किए गए हैं ये बम। फिलहाल बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच चुका है। पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर ये बरामदगी की है। बहुत बड़ी खबर है ये कि बंगाल चुनाव से पहले इतनी बड़ी जो है दक्षिण 24 परगना में एक गांव से 200 देसी बम बना आपको दिख रहे हैं। ये देखिए बरामद हुए हैं। ये तस्वीरें यहाँ CNN न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सेस की गई हैं, न्यूज़ 18 नेटवर्क पर। और ये पुलिस का पूरा दस्ता है इस बम का निरीक्षण कर रहा है। अब इन सारे बम्स को इनको जाकर एक महफूज जगह पर ले जाकर इन्हें डिफ्यूज़ करना होगा। पर अगर इस तरह से एक छोटे से गाँव के अंदर 200 बम अगर बरामद किए गए हैं तो किस तरह की तैयारी चल रही है चुनाव से पहले? क्या बम से बनेगा बंगाल? यही बात सवाल जहन में आता है, क्योंकि ये आश्वासन दिया गया है कि इस बार किसी तरह की वायलेंस नहीं होगी, किसी तरह की बम पॉलिटिक्स को जगह नहीं दी जाएगी। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर थोड़ा सा दिल दहलता है, थोड़ी सी चिंता की लकीरें माथे पर आ जाती हैं ये सोचकर कि अगर एक छोटे से गांव में दक्षिण 24 परगना के 200 बम मिल सकते हैं तो पूरे बंगाल में क्या चल रहा होगा? कौन है इसके पीछे? किसके घर से बरामद हुआ? क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ था? क्या किसी के कहने पर ये बम वहां बनाए जा रहे थे ताकि फिर इनको लेकर के बाकी जगहों पर भेज दिया जाए जहां पर उपद्रव पैदा हो? ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब जरूरी है। जुड़ने की कोशिश करेंगे वहां पे रिपोर्टर से। आशिका सिंह जुड़ रही हैं। आशिका, 200 बम एक छोटे से गांव में दक्षिण 24 परगना के, ये बम फैक्ट्री है क्या वहां पर? बिल्कुल, देखिए ये दक्षिण 24 परगना वो जिला है जहां से अक्सर ऐसी खबरें आती रही हैं जो तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक कमरे के भीतर और जमीन के नीचे जो है वो इन बमों को रखा गया था। जैसा कि पुलिस ने बताया कि उन्हें खुफिया सूचना मिली जिसके आधार पर वहां पर गए हैं और करीब ये 170 जीवित बम है, मैं आपको बता दूं, और ताजा हैं जिन्हें वहां पर छिपा कर रखा गया था। पुलिस ने ये अंदेशा भी जताया है कि चुनाव संबंधी जो है वो हिंसा फैलाने के लिए इन बमों का इस्तेमाल किया जा सकता था, जिसके आधार पर पुलिस ने। तो क्या ये फैक्ट्री थी, कोई सप्लायर था जो कि जो भी मांगे उसको बेचने को तैयार था, या किसी के कहने पर ये बम बने थे? किसी पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक ग्रुप, व्यक्ति से क्या ये जुड़ा हुआ था व्यक्ति जहां ये फैक्ट्री मिली है, जहां पे ये बम बरामद हुए हैं? अभी तक हालांकि साफ तो नहीं हो सका है आनंद, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि ये जिसके पास से बम मिला है वो आगे उसे किसी और को देने थे। तो फिलहाल ये जो चेन है ये साफ नहीं हो पाई है। पुलिस जो है वो छानबीन कर रही है। संभव है कि और भी लोग उनकी जाल में आए इस प्रकार से। जी, तो बंगाल में बम का एक सप्लाई चेन मॉडल जैसा है जिसको कि अभी खोजा गया है। दक्षिण 24 परगना के एक छोटे से गांव में से 170 लाइव बम मिले हैं। कम से कम 200 बम से ज़्यादा मिले हैं, जिसमें से 170 लाइव बम थे जिनको कि छुपा कर रखा गया था। आशिका, धन्यवाद आपके अपडेट के लिए। बंगाल के साथ ही जुड़े रहते हैं अखाड़ा में। बंगाल में एक और बहुत बड़ा पहलू है, क्योंकि इस बार का संग्राम है नंदीग्राम, ममता बनाम शुवेंदु। जी हां, बंगाल चुनाव में सबसे बड़ा और चर्चित मुकाबला नंदीग्राम में होगा, जहां पर तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी, जो प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं फिलहाल, और उनके सबसे कभी एक करीबी और विश्वासपात्र जो अब बीजेपी के नेता हैं, जिन्हें नंदीग्राम का भूमिपुत्र कहा जाता है, शुवेंदु अधिकारी, इनके बीच होगा यह महामुकाबला। और पहले चरण में ही नंदीग्राम अपना मतदान दे देगा। तो पहले चरण के बाद कहीं ना कहीं सबको एक रुझान मिल जाएगा कि क्या ममता बनर्जी जीती है नंदीग्राम, या पूरा हुआ है शुवेंदु अधिकारी का वो प्रण। क्योंकि रुझान में, मूड में, ग्राउंड में क्या होने वाला है हमारे रिपोर्टर्स भी आपको बताएंगे। लेकिन ये सबसे बड़ा मुकाबला है, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी ने प्रण लिया है कि 50,000 से कम 50,000 वोटों से ममता बनर्जी को ना हराया तो वो राजनीति से ले लेंगे संन्यास। अब नंदीग्राम में नामांकन के लिए आज दोपहर करीब 3 बजे ममता बनर्जी वहां पहुंच रही हैं। कल वो अपना नामांकन भरेंगी। आज वहां पर एक रैली करने वाली हैं ममता बनर्जी। कल नंदीग्राम विधानसभा सीट से अपना पर्चा भरेंगी। इसके साथ ही उनका कार्यकर्ताओं के साथ जनसभा का भी कार्यक्रम है। दूसरी तरफ नंदीग्राम से ही शुवेंदु अधिकारी दीदी को टक्कर देने के लिए मैदान में उतरे हैं और वो अपना नॉमिनेशन 12 मार्च को फाइल करेंगे। अमित सिंह जुड़ रहे हैं नंदीग्राम से। तो बंगाल का है महासंग्राम, सब देख रहे हैं टुवर्ड्स नंदीग्राम। आप तो वहां पहुंच गए हैं, कैसा है माहौल, लोग क्या कह रहे हैं? भूमिपुत्र या बंगाल की बेटी?
जी हाँ, बिल्कुल। दोपहर 3 बजे के बाद यहाँ पर ममता बनर्जी पहुँचेंगी आनंद, और उसके बाद यहाँ पर वो लगातार उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगी, रैली करेंगी और कल जो है अपना नामांकन भरेंगी वो। और दूसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी भी इस वक्त नंदीग्राम में तो नहीं है, लेकिन वो इस जिले में पूर्वी मेदिनीपुर में है। और शुवेंदु अधिकारी इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं वो भी इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उन लोगों का साफ साफ ये कहना है कि शुवेंदु ने भले ही कहा है कि 50,000 के ज़्यादा वोटों से वो ममता बनर्जी को हराएंगे, लेकिन जो वोटों की संख्या होगी 50,000 से कहीं ज़्यादा होगी। तो शुवेंदु के कार्यकर्ताओं के, बीजेपी के समर्थकों का ये यहाँ पर दावा है। तो वहीं दूसरी तरफ जो टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, टीएमसी के जो नेता है शेख सुफियान, जो कि ममता बनर्जी के इलेक्शन एजेंट है, उनसे आपसे थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि ये मार्जिन हम 1 लाख तक ले जाएंगे, 1 लाख तक हम शुवेंदु को 1 लाख के वोटों से शुवेंदु को हराएगा। तो यहाँ का जो राजनीतिक टेम्परेचर है वो बहुत चढ़ चुका है। और उसके बाद और जिस तरीके से दक्षिण 24 परगना की बात कह रहे थे कि 170 लाइव बम वहाँ से बरामद हुए, तो जाहिर तौर पर अगर आम लोगों से अगर हम बात करें तो आम लोगों को ये डर है यहाँ पर कि कहीं हिंसा की तरफ ना बढ़े, क्योंकि यहाँ पर कुछ महीनों पहले हिंसा हुई थी जब शुवेंदु अधिकारी का पार्टी ऑफिस यहाँ पर तोड़ा गया था। उनके पीए जिस पार्टी ऑफिस में बैठते थे, पर्सनल असिस्टेंट, वो उस पार्टी ऑफिस को तोड़ा गया था। तो कहीं ना कहीं जो किसान है, क्योंकि नंदीग्राम की जो 90% जो उससे भी जो ज़्यादा जनता है वो किसान है। यहाँ पर मछली का व्यापार होता है, अब हल्दी नदी से जुड़ा हुआ इलाका है। तो यहाँ पर चिंगड़ी माछ यहाँ का बहुत फेमस है आनंद। अब चिंगड़ी माछ का यहाँ पर कारोबार होता है, लोग यहाँ के खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं। तो लोग जो आम लोग हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं हिंसा को लेकर एक डर है। तो लेकिन जो शुवेंदु के कार्यकर्ता हैं उनका वो कॉन्फिडेंट है कि वो 50,000 से ज़्यादा वोटों से वो ममता को हराएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ममता के जो ग्राउंड की बात करेंगे। अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। अब बंगाल चुनाव में इस बार सबकी नजर जो है नंदीग्राम सीट पर होगी, क्योंकि इस सीट पर ममता के सामने बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी उतरे हैं। शुवेंदु अधिकारी 12 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस हाई प्रोफाइल सीट पर शुवेंदु के नामांकन के समय केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। शुवेंदु अधिकारी का दावा है कि जिस नंदीग्राम ने ममता और टीएमसी को बड़ी पहचान दी, वहीं इस बार ममता बनर्जी को करारी हार का मुंह देखना होगा। शुवेंदु अधिकारी ने कभी ममता बनर्जी को सत्ता तक पहुंचने के लिए रणनीति बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, और अब वो सत्ता से उखाड़ने की रणनीति बना रहे हैं। यही कारण है कि ये सीट सुर्खियों में है। शुवेंदु अधिकारी 12 तारीख को नॉमिनेशन भरेंगे। स्मृति ईरानी भी साथ होंगी। नंदीग्राम का संग्राम सबसे बड़ा बंगाल में। सिर्फ स्मृति जी नहीं, धर्मेंद्र प्रधान भी रहेंगे, मैं स्वयं भी रहूँगा, और 12 तारीख को होगा। और 12 तारीख को नंदीग्राम की उपस्थिति यह बता देगी कि ममता बनर्जी चुनाव हारने वाली है। सिर्फ तृणमूल कांग्रेस नहीं हारने वाली, ममता बनर्जी स्वयं मुख्यमंत्री के रूप में 2011 में जिस तरीके से जादवपुर में बुद्धदेव भट्टाचार्य हारे थे, आप लिख लीजिएगा, 2 मई को हम वापस बात करेंगे। ममता बनर्जी नंदीग्राम चुनाव हारेंगी, और उसका एकमात्र कारण ये तुष्टीकरण और तुष्टीकरण।